हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेस्टर्न फ्लो फ्लो के अकॉर्डिंग जो है दो टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट वन है काउंटर फ्लो, सेकंड वन क्रॉस फ्लो। तो इनके बारे में थोड़ा हम कंपेयर करके देख लेते हैं ऐसे यूज होते हैं इनके कि आप इट्स क्या लिमिटेशन है। तो वन बाई वन करके हम सस्पेंडेड के डायग्राम देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह से और हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू। इसमें क्या होता है कि काउंटर फ्लो में वाटर का फ्लो इस तरह से होगा और एयर का फ्लो इस तरह से वाटर एयर काउंटर का बोल देंगे। क्रॉस फ्लो में क्या होगा कि एयर का फ्लो वाटर का फ्लो इस तरह से अगर होगा ये वाटर, तो इस तरह से वाटर का फ्लो तो सेम होगा, बट एयर का फ्लो इस तरह से होगा। तो इसको क्रॉस टाइप का फ्लो बोल देते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम फर्स्ट ये था इसका फ्लो देख लिया। सेकंड वन ये देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा इस तरह से इसमें क्योंकि फैन वैन भी होते हैं तो इसमें फिल्स हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाती हैं, एलिमिनेटर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हाइट हो जाती है। एक्स्ट्रा हाइट और ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। एयर इनलेट इन सब के लिए एक्स्ट्रा हाइट की जरूरत पड़ती है। इसमें एक्स्ट्रा हाइट की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड, अब क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा हाइट होती है इसलिए मोर उनका हेड हेड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कंपेरेटिवली। इसमें जो है लेसर पंप हेड। इसमें पंप का हेड कम चाहिए होता है इसलिए हवा कंजंक्शन जो है कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी फॉर्मेशन का। एल्गी मीन्स काई बन जम जाती है। तो इसमें इस तरह से होता है। इसमें क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट लगती है, ये खुला हुआ होता है, तो एल्गी फॉर्मेशन आउटपुट because of sunlight सनलाइट पड़ती रहती है इसलिए इसमें एल्गी फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता। होता है बट बहुत ही कम, रेयर कंपेरेटिवली। इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लोज होता है तो एल्गी फॉर्मेशन
ज़्यादा चांस होता है इसमें कि इसमें काई ज़्यादा जमती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये मोर इफेक्टिवली इफेक्टिवनेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेरेटिवली इसके। कम इफेक्टिव होता है। अब इसमें मेंटेनेंस के लिए शट डाउन मैंडेटरी हो जाता है। शट डाउन मैंडेटरी होता है कोई भी मेंटेनेंस के लिए, जबकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। शट डाउन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमने इनको भी कंपेरेटिवली फ्लो के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, क्रॉस फ्लो एंड काउंटर स्लो कूलिंग टावर। इनको हम कंपेयर करेंगे। ओवरऑल हमने देख भी लिया है कि किस तरह से क्या डायग्राम होते हैं, कैसे परफॉर्मेंस होते हैं, कहाँ इनके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया है। अब हमें आगे मूव करने के लिए कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, लाइक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी क्या होती है इसके बारे में, सैचुरेटेड एयर क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में और भी कुछ हैं जिसमें हम वन बाई वन करके इनकी डेफिनेशंस को जानने का प्रयास करेंगे। समझते हैं हम लोग फर्स्ट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर में मौजूद यानी हवा में मौजूद जलवाष्प। जलवाष्प मीन्स ये बोल सकते हैं सिंपली नमी। एयर में जो नमी मौजूद होती है वही ह्यूमिडिटी होती है। यदि हवा में नमी मान लीजिए ज़्यादा है तो हमें गर्मी, चिपचिपाहट महसूस होती है। वहीं अगर नमी जो है कम है तो हमें सूखी सी मतलब ड्राई एयर महसूस होती है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मीन्स सिंपली आप समझ सकते हैं हवा में मौजूद नमी या जलवाष्प। अगर जलवाष्प ज़्यादा है तो चिपचिपाहट हमें लगेगी गर्मी में, नमी नहीं है तो फिर वो सूखी। और तो हम लोग नेक्स्ट ह्यूमिडिटी समझ चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मीन्स से ये है कि किसी निश्चित आयतन में हवा किसी मतलब कोई एक मान लीजिए ये वॉल्यूम है 1 मीटर की होगी, एक निश्चित इसका वॉल्यूम है। इस हवा में कितना इस एयर में कितना मॉइस्चर या एयर वाटर वेपर मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
आप लोग समझ में आ रहा होगा, ह्यूमिडिटी हमने समझ लिया। अब हम उसके परसेंटेज को अगर हम पता कर लें या फिर ये पता कर लें कि एक निश्चित अमाउंट या वॉल्यूम में, एक निश्चित वॉल्यूम के एयर में कितनी एयर जलवाष्प जो है मौजूद है, अगर हम ये पता कर लें तो वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या आती है। तो हम इसको लिख देते हैं अगर किसी निश्चित आयतन में, आयतन की हवा में कितने ग्राम जलवाष्प उपस्थित है, यदि हमें जानकारी हो कहती वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती। इसका एक फॉर्मूला भी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो ये बोल सकते हैं मास ऑफ वाटर वेपर इसको इस तरह से लिखते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब। ये ग्राम में ले सकते हैं या केजी में ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ये इसका यूनिट अगर देखेंगे तो ये यूनिट होगा ग्राम पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट सपोज कीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, वॉल्यूम की एयर जो है इसमें 10 ग्राम जलवाष्प है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी होगी, तो इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिर्फ यही होगा मास ऑफ एयर पर 10 ग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब। ये हो जाएगी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये हो जाएगी। सिंपल ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निर्भर किस पे करती है, क्योंकि गर्म हवा होगी कभी ठंडी हवा होगी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इज टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, हम लोग सिंपल ये देख सकते हैं कि हॉट एयर कैन कैरी more water vapor than cold air। मतलब ठंडी हवा से ज़्यादा वाटर वेपर हॉट एयर कैरी कर सकती है। इसका सिंपल जस्ट ये मतलब होगा, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सैचुरेटेड एयर। मीन्स संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर मीन्स संतृप्त वायु। अब हम लोग से थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली होती क्या है। किसी निश्चित तापमान पर हवा में जितनी अधिक मात्रा में जलवाष्प समा सकती है वो पूरी तरह से समा चुकी हो, उसे सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। मीन्स इसका सिंपल मतलब है, लिख लेते हैं, मीन्स सैचुरेटेड एयर यही होता है कि उसमें मैक्सिमम जो है वाटर वेपर समा चुका, मीन्स एडॉप्ट कर चुका। इससे ज़्यादा अगर हम वाटर वेपर उसमें समाने के प्रयास करते हैं या फिर ठंडा करते हैं तो जस्ट कंडेंसेट हो जाएगी, मतलब वाटर ड्रॉपेज बनने लगेगी। सैचुरेटेड एयर जो हो गई, सैचुरेट हो गई, उससे मैक्सिमम जलवाष्प यानी वाटर वेपर अवेलेबल है। अब इससे ज़्यादा अगर अधिक जलवाष्प नहीं समा सकता। अब इसमें आगे लिख लेते हैं
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि संतृप्त एयर जो कंडेंसेटेड एयर है उसमें उससे ज़्यादा कहीं एयर आई किसी भी तरीके से ना करने में या कहीं से भी, तो जस्ट कंडेंसेट हो जाएगी। बल्कि बोल सकते हैं कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, कंडेंसेट बनने लगेगी। आगे इसमें और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। यानी इसका मतलब यह है कि इससे ज़्यादा अगर हम कंडेंसेट एयर जैसे सेचुरेटेड मान सपोज कीजिए, आपको सेचुरेटेड एयर समझ में आ गई, सेचुरेटेड एयर है। अब इसमें हमने प्लस कर दी कोई थी थोड़ा सा मॉइस्चर, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। बूंदों में या कुहासा जिसे बोलते हैं, कुहासा में कन्वर्ट होने लगेगा। ये चीज है। अब इस संतृप्त तापमान, अब आपने समझ लिया कि इसी टेम्परेचर मान सपोज कीजिए 30 डिग्री है, या फिर सपोज की 30 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, 15 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे एयर सेचुरेटेड है और इसमें अगर हम मॉइस्चर और ऐड कर दिए यह कंडेंसेट हो जाएगी, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट हो मीन्स बूंदों में बदलने लगेगी। अब ये टेम्परेचर है जिसपे ये संघनित हुआ, जो जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब इसी टेम्परेचर पे और अधिक मॉइस्चर ऐड होने पे यह ठंडा मतलब ओस की बूंदों में कन्वर्ट होने लगा। ड्यू पॉइंट को ही बोलते हैं ओसांक ताप बिंदु। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि ये सेचुरेटेड एयर क्या होती है। उसके आगे अगर हम वायु मॉइस्चर ऐड करते हैं तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज कीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना रह सकती, मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना ग्राम अगर यदि है तो इसको हम इस एयर को सेचुरेटेड एयर बोल देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम मॉइस्चर ऐड नहीं कर सकते। सेचुरेटेड एयर हो गई। अब इससे ज़्यादा अगर हम 0.05 भी जोड़े, 0.05 भी जोड़े या 0.5 ले लेते हैं, 0.5 भी जोड़े तो 30.5 हो गया। मीन्स इस लिमिट को इसने क्रॉस कर लिया 30 ग्राम पर मीटर क्यूब पे। उसी वॉल्यूम पे इतने टेम्परेचर पे ना रह सकता है, बट उसको हमने क्रॉस कर दिया तो ये कंडेंसेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेट हुई ऐड होने में, तो यही अपना ड्यू पॉइंट हो जाएगा। इसमें हमने दो तीन चीज़ें सीखा, एक्चुअली हमने मसोराइज कर देते हैं। सेचुरेटेड एयर हुए कि इससे ज़्यादा अवेलेबल मॉइस्चर या वाटर वेपर कांट ऐड, तब ऐड नहीं कर सकते। एक हमने ये सीखा। दूसरा, अगर ऐड करते हैं तो ये कंडेंसेट हो जाएगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा यदि ऐड किए तो। और जिस टेम्परेचर पे ये ऐड करने पे कंडेंसेट हो रही है तो वो टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट बोला जाएगा। ये तीन हमने
इसमें सीखा। नेक्स्ट पे हम लोग मूव कर सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक्चुअल वाटर वेपर एयर, एयर में एक्चुअल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर है, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इन एयर। उसी टेम्परेचर पे, जितने पे वो टेम्परेचर पे कितना वाटर वेपर अवेलेबल है और उसमें कितना पॉसिबल वाटर वेपर अवेलेबल हो सकता है, मतलब डाल सकते हैं, इसके अनुपात को ही यदि परसेंटेज निकालने तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज टू ES2 डिवाइड बाई मैक्स H2। ये हमेशा इंटू 100% नहीं आएगा। ये कह सकते हैं कि हवा अपनी सिचुएशन से, अगर हमें ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, हम ये बोल सकते हैं कि हवा अपनी सिचुएशन से कितनी दूर है। अब यदि हमें परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, मान लीजिए 35% है, तो हम मीन्स अगर हमें ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता हो गई तो हम यह बता सकते हैं कि यह उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर में हवा अपनी सिचुएशन से कितनी दूर है, जो कि जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर। सापेक्षिक आर्द्रता को समझा। नेक्स्ट हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से बेटा समझ में आएगा। सपोज कीजिए, सपोज 30 डिग्री टेम्परेचर पे हवा में 13 ग्राम पर मीटर क्यूब जलवाष्प इंच वाटर वेपर धारण कर सकती। सपोज कीजिए 30 डिग्री से टेम्परेचर पे 30 ग्राम पर मीटर क्यूब जलवाष्प धारण कर सकती है कोई हवा। यदि हवा में उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे 30 डिग्री पे करंट टाइम में 15 ग्राम मीटर क्यूब जलवाष्प का लेवल है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते थे हम? जो अवेलेबल मॉइस्चर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर इनटू मीबेल, कितना लेगा 3%। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 50%। अब इससे हम ये बता सकते हैं कि ये 50% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये 50% ही दूर है अपने सिचुएशन से। सिचुएशन से 50% या फिर आपको दूसरे आंकड़े हम बोल सकते हैं 15 ग्राम। इसमें 15 ग्राम और अगर मॉइस्चर रेट हो जाता है तो ये एयर सेचुरेट हो जाएगी।